तमिलनाडु विधानसभा के बाहर एक महिला खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, साड़ी फटी हुई थी और आंखों में ऐसा गुस्सा था जिसकी गहराई वहां मौजूद लोग शायद समझ ही नहीं पा रहे थे। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी। सत्ता में बैठे कुछ चेहरे मुस्कुरा रहे थे और पूरे परिसर में शोर मचा हुआ था। लेकिन 25 मार्च साल 1989 की उस दोपहर तमिलनाडु ने सिर्फ एक राजनीतिक हंगामा नहीं देखा था, उसने एक ऐसी दुश्मनी को जन्म लेते देखा था जो अगले 30 सालों तक सत्ता की दिशा बदलने वाली थी। वो महिला थी जयललिता और जिनसे उन्हें अपनी बेइज्जती का हिसाब लेना था, उस शख्स का नाम था करुणानिधि। ये कहानी सिर्फ दो नेताओं की लड़ाई की नहीं है, बल्कि उस अपमान की है जिसने राजनीति को निजी जंग बना दिया। लोग कहते हैं कि राजनीति विचारधारा और भाषणों से चलती है, लेकिन तमिलनाडु की इस कहानी ने दिखा दिया कि राजनीति का सबसे खतरनाक हथियार अपमान होता है। विधानसभा के अंदर उस दिन जो कुछ हुआ, उसने जयललिता को सिर्फ एक नेता नहीं बनाया, बल्कि लाखों महिलाओं के सम्मान की आवाज बना दिया। करुणानिधि को लगा था कि शायद यह मामला कुछ दिनों में शांत हो जाएगा, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उस दिन फटी हुई एक साड़ी आने वाले सालों में उनकी राजनीति पर भारी पड़ने वाली है। उनसे अपमान का ऐसा बदला लेने वाली है जिसके बारे में वो कल्पना तक नहीं कर सकते थे, या जिसके बारे में सियासत करने वालों और देखने वालों ने सोचा तक नहीं था। क्योंकि उस दोपहर सिर्फ एक महिला का अपमान नहीं हुआ था, उस दिन एक ऐसे प्रतिशोध की शुरुआत हुई थी जिसने तमिलनाडु की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज की कहानी है तमिलनाडु में जयललिता के करुणानिधि से सबसे बड़े बदले की। वो बदला जो शायद भारतीय सियासत का सबसे खतरनाक और खौफनाक बदलों में से गिना जाता है। विधानसभा के अंदर उस दिन माहौल पहले से ही गर्म था। करुणानिधि उस वक्त तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे अपना अगला बजट पेश करने वाले थे, जबकि दूसरी तरफ जयललिता तेजी से तमिलनाडु की सबसे बड़ी विपक्षी नेता बनती जा रही थी। एमजीआर की मौत के बाद उन्हें बहुत से लोग सिर्फ फिल्म की अभिनेत्री मानते थे, लेकिन जयललिता खुद को सत्ता की अगली सबसे बड़ी दावेदार साबित करने में लगी थी। जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, जयललिता ने करुणानिधि पर भ्रष्टाचार और सत्ता के गलत इस्तेमाल के आरोप लगाने शुरू कर दिए। सदन के अंदर शोर बढ़ने लगा। दोनों पार्टियों के विधायक अपनी अपनी सीटों से उठकर एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। कुछ ही मिनटों में विधानसभा किसी लोकतांत्रिक सदन से ज्यादा लड़ाई का मैदान लगने लगा। मेजों पर हाथ मारे जा रहे थे, कागज फेंके जा रहे थे, पूरे सदन में चीख पुकार मची थी। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ, उसने तमिलनाडु की राजनीति को हमेशा के लिए बदला। हंगामे के बीच आरोप लगा कि डीएमके के कुछ नेताओं ने जयललिता के साथ धक्का मुक्की कर ली, उनकी साड़ी को खींचा, उनके बाल नोच लिए और पूरा सदन उस अफरा तफरी को देखता रहा। खुद जयललिता ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया था कि किस तरह से उन्हें अपमानित किया गया, उनकी साड़ी खींची गई, उनके बाल गायब कर दिए गए। जयललिता उस वक्त किसी तरह खुद को संभालते हुए विधानसभा से बाहर निकली। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, आंखों में अपमान, और उसी पल शायद उन्होंने तय कर लिया कि अब यह लड़ाई सिर्फ राजनीति की नहीं रहने वाली। बाहर निकलते ही जयललिता ने कसम खाई कि अब वो विधानसभा में तभी लौटेंगी जब मुख्यमंत्री बन जाएंगी। उस वक्त शायद करुणानिधि को लगा होगा कि यह सिर्फ कुछ मिनटों का हंगामा है जो शायद समय के साथ शांत हो जाएगा, लेकिन हकीकत में उसी दिन उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक मुश्किल पैदा हुई थी। क्योंकि उस दोपहर सदन के अंदर सिर्फ जयललिता का अपमान नहीं हुआ था, जनता की नजरों में एक महिला नेता पीड़ित बनकर उभरी थी और करुणानिधि की छवि पर एक बड़ा दाग लग चुका था। जयललिता ने उस अपमान को कभी भुलाने नहीं दिया। विधानसभा की घटना के बाद उन्होंने सिर्फ राजनीति नहीं की, बल्कि उस दिन तमिलनाडु की जनता की याद में हमेशा जिंदा रखा। गांवों से लेकर शहरों तक उनकी फटी हुई साड़ी, बिखरे हुए बाल की तस्वीरें चर्चा का विषय बन चुकी थी। जयललिता हर रैली में लोगों को याद दिलाती थी कि उनके साथ सिर्फ एक नेता जैसा व्यवहार नहीं हुआ था, बल्कि एक महिला के सम्मान को सभी के सामने चोट पहुंचाई गई थी।
धीरे धीरे ये लड़ाई सिर्फ डीएमके और एआईडीएमके के बीच राजनीतिक लड़ाई नहीं रही, बल्कि सम्मान और अपमान की लड़ाई बन गई। तमिलनाडु की लाखों महिलाओं ने जयललिता में खुद की झलक देखनी शुरू कर दी। करुणानिधि अनुभवी नेता थे, उन्हें भरोसा था कि समय के साथ शायद लोग इस घटना को भूल जाएंगे, लेकिन जयललिता वो ऐसा होने नहीं देना चाहती थी। उन्होंने हर रैली और हर भाषण में उस घटना को याद दिलाया और धीरे धीरे उनका पूरा चुनाव उसी कहानी के आसपास चलने लगा। इसी बीच देश को राजीव गांधी की हत्या ने हिला दिया। तमिलनाडु का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। लोगों के अंदर गुस्सा भी था और भावनाएं भी चरम पर थी। जयललिता की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ने लगी। लोग उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़ी एक महिला के तौर पर देखने लगे। जब साल 1991 के चुनाव के नतीजे आए तो तमिलनाडु की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी थी। जयललिता की पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की, जबकि डीएमके वो सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रहे। यह सिर्फ चुनाव हारना नहीं था, बल्कि करुणानिधि के लिए जनता का सीधा संदेश था। कुछ साल पहले जिस महिला को उसी विधानसभा में बेइज्जत किया गया था, अब वही महिला मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी थी। और शायद उसी पल करुणानिधि समझ गए होंगे कि राजनीति में जनता बहुत कुछ भूल सकती है, लेकिन अपमान नहीं। और जब अपमान हुआ तो उस अपमान का बदला भी आया। 12 सालों बाद बदला हुआ। दरअसल जयललिता सत्ता में लौटी, लेकिन साल 1989 का वो अपमान कभी भी वो भूली नहीं। वो अपमान उनके अंदर जिंदा था। तमिलनाडु की राजनीति बदल चुकी थी। अब ताकत पूरी तरह जयललिता के हाथों में थी। इसके बाद 30 जून साल 2001 की रात चेन्नई का गोपालपुरम इलाका बिल्कुल शांत था। लोग अपने घरों में सो रहे थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में पूरा देश टीवी पर एक ऐसा दृश्य देखने वाला था जिसने राजनीति को हिलाकर रख दिया था। रात करीब 1:30 बजे पुलिस की कई गाड़ियां करुणानिधि के घर के बाहर पहुंचती हैं। पुलिस सीधे अंदर घुसती है और देखते ही देखते पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। यह आरोप था कि चेन्नई में फ्लाईओवर निर्माण में घोटाला हुआ है और उसी मामले में करुणानिधि को गिरफ्तार किया जाना था। लेकिन जिस तरीके से यह कार्रवाई हुई, उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह सिर्फ कानून का मामला है या फिर जयललिता का बदला है। टीवी कैमरों ने उस रात जो तस्वीरें रिकॉर्ड की, वो अगले कई सालों तक लोगों के दिमाग में बसी रही। 77 साल के करुणानिधि को पुलिस लगभग घसीटते हुए घर से बाहर ला रही थी। वो चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, विरोध कर रहे थे, बार बार कह रहे थे कि उनके साथ गलत किया जा रहा है। लेकिन उस रात कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। 12 साल पहले विधानसभा के अंदर जो बेबसी जयललिता ने महसूस की थी, अब वही बेबसी करुणानिधि के चेहरे पर दिखाई देती थी। डीएमके ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया, जबकि जयललिता के समर्थकों को लग रहा था कि आखिरकार जयललिता के अपमान का हिसाब पूरा हो रहा है। लोगों को अब ये लड़ाई सिर्फ राजनीति की नहीं लग रही थी, बल्कि एक ऐसा निजी युद्ध लगने लगी थी जहां सत्ता बदलते ही बदला शुरू हो जाता था। कुछ लोग इसे कानून के गलत इस्तेमाल की बात कह रहे थे, तो कुछ इसे राजनीति के सबसे बड़े पलटवार के तौर पर देख रहे थे। लेकिन एक बात जो साफ थी कि तमिलनाडु की राजनीति अब सिर्फ चुनाव जीतने की लड़ाई नहीं रह गई थी। साल 1989 में एक साड़ी पिटी थी। 2001 में एक पूर्व मुख्यमंत्री को आधी रात घर से घसीटकर बाहर निकाला जा रहा था। राजनीति विचारों की नहीं बल्कि हिसाब बराबर करने की लड़ाई बन चुकी थी। और इस लड़ाई, इस दुश्मनी ने ही क्या तमिलनाडु को आगे बढ़ाया? ये सवाल आज भी जनता में है। दरअसल जयललिता और करुणानिधि एक दूसरे को सिर्फ हराना नहीं बल्कि पूरी तरह पीछे छोड़ देना चाहते थे। उनकी दुश्मनी जितनी गहरी थी, उसका असर तमिलनाडु की राजनीति पर भी उतना ही गहरा था। आमतौर पर जब 2 बड़े नेता आपस में लड़ते हैं तो नुकसान जनता को होता है, लेकिन तमिलनाडु की कहानी कुछ अलग थी। यहाँ 2 नेता जनता का सबसे बड़ा मसीहा बनने की होड़ में लग गए। एक नेता कोई योजना लाता तो दूसरा उससे भी बड़ी योजना लेकर आता। जयललिता ने गरीबों के लिए बेहद सस्ती अम्मा कैंटीन की शुरुआत की ताकि कोई भूखा ना सोए, तो करुणानिधि ने मुफ्त टीवी, राशन और गरीबों के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत कर दी। दोनों नेताओं को समझ आ चुका था कि तमिलनाडु की जनता सिर्फ बड़े भाषण नहीं बल्कि अपने जीवन में सीधा साधा फायदा चाहती है। धीरे धीरे मुकाबला इतना बड़ा हो गया कि हर चुनाव के साथ जनता के लिए नई नई योजनाओं की बाढ़ आने लगी। तमिलनाडु में नफरत भी विकास का कारण बनने लगी। करुणानिधि सिर्फ नेता नहीं बल्कि तेज दिमाग वाले लेखक, रणनीतिकार भी थे। वो भी जानते थे कि लोगों की भावनाओं को कैसे छूना है, अपनी बात को जनता तक कैसे पहुंचाना है।
दूसरी तरफ जयललिता की छवि एक सख्त और फैसला लेने वाली नेता की बन चुकी थी। लोग उन्हें अम्मा बुलाने लगे थे और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। दोनों नेताओं की लड़ाई सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं थी। सत्ता बदलते ही एक दूसरे की योजनाओं और पहचान तक को मिटाने की कोशिश करते हैं। जयललिता ने करुणानिधि के बनाए नए विधानसभा भवन को अस्पताल में बदल दिया, तो करुणानिधि ने भी मौका मिलते ही जयललिता की कई योजनाओं को रोकने की कोशिश की। लेकिन इस टकराव के बीच तमिलनाडु पढ़ाई, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के मामले में देश के कई राज्यों में आगे शामिल होता गया। शायद तमिलनाडु की सबसे बड़ी किस्मत यही थी कि वहां दो नेता ऐसे थे जो एक दूसरे से हारना नहीं चाहते थे और इसी जिद में पूरा राज्य धीरे धीरे आगे निकलता चला गया। लेकिन सवाल कि क्या मौत भी उनकी दुश्मनी खत्म कर पाई? तो करीब 30 सालों तक तमिलनाडु की राजनीति इन दो नामों के आसपास घूमती रही। जयललिता और करुणानिधि दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे को हराने, रोकने और पीछे छोड़ने में लगा दी। ये लड़ाई सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं बल्कि सम्मान, अहंकार और बदले की लड़ाई बन गई थी। दिसंबर 2016 में जब जयललिता के निधन की खबर आई तो पूरा तमिलनाडु अचानक थम गया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों के लिए वो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं थी बल्कि अम्मा थी, वो महिला जिसने अपमान से उठकर खुद को तमिलनाडु की सबसे ताकतवर नेता बना लिया था। उनके जाने के साथ राज्य की राजनीति का एक बड़ा दौर खत्म हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। करीब 2 साल बाद 2018 में करुणानिधि ने भी आखिरी सांस ली। वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि तमिल राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में से एक थे। एक ऐसे नेता जिन्होंने अपने शब्दों, भाषणों और राजनीति से दशकों तक राजनीति को प्रभावित किया। तमिलनाडु पहली बार उन दो आवाजों के बिना खड़ा था जिन्होंने सालों तक उनकी राजनीति की दिशा तय की थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतनी लंबी लड़ाई के बाद भी दोनों नेताओं के बीच कड़वाहट कभी भी खत्म नहीं हुई। जयललिता ने शायद ही कभी करुणानिधि का नाम सम्मान से लिया हो, जबकि करुणानिधि भी उन्हें हमेशा अपने सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी के तौर पर देखते रहे। लेकिन समय के साथ लोगों को यह भी समझ में आया कि इन दोनों की लड़ाई ने तमिलनाडु को सिर्फ राजनीतिक तनाव नहीं दिया बल्कि एक मजबूत राजनीतिक पहचान भी दी। साल 1989 में तमिलनाडु विधानसभा के अंदर शुरू हुई वो लड़ाई आखिर तक खत्म नहीं हुई। फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी शुरुआत एक फटी हुई साड़ी से हुई थी और अंत 2 समाधियों पर जाकर हुआ। शायद राजनीति में सबसे लंबी लड़ाइयां विचारधारा की नहीं बल्कि अपमान की होती हैं, और यही करुणानिधि और जयललिता की कहानी थी। यही जयललिता के सबसे बड़े बदले की कहानी थी। जाते जाते अगर आपको लगता है कि जयललिता और करुणानिधि की दुश्मनी भारत की राजनीति की सबसे खतरनाक और सबसे दिलचस्प राजनीतिक लड़ाइयों में से एक है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। क्या आप जानते हैं कि विजय की भी एक मनमुटाव जयललिता से हुआ था और इसी वजह से विजय को अपना पॉलिटिकल प्लान 10 साल आगे शिफ्ट करना। अगर वो किस्सा आप सुनना चाहते हैं तो वो किस्सा भी हम आपको सुनाएंगे, बशर्ते आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि हमें ये किस्सा सुनना है। बाकी आप बताइए, जयललिता और करुणानिधि की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ कौन सा था? साल 1989 का विधानसभा कांड, 1991 में जयललिता की वापसी या 2001 की आधी रात वाली गिरफ्तारी? बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ राजनीति नहीं इतिहास को समझाती हैं। और अगर आप इसी तरह की गहरी और अनसुनी राजनीतिक कहानियां देखना चाहते हैं तो फिर हमारे चैनल से भी जरूर जुड़िएगा। और जाते आते व्हाट्सएप भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको ये वीडियोस सीधे मिल जाएंगे। आपको इंतजार या बार बार खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में दे रखा है। साथ ही आपके लिए स्क्रीनशॉट लगा दिया है जिससे आप मोबाइल से स्कैन करके सीधे हमारे व्हाट्सएप जुड़ सकते हैं। कोई और किस्सा सुनना हो कमेंट सेक्शन